दिल्ली में आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी। बैठक मानसून सत्र के बीच कई बड़े फैसलों की उम्मीद। लखनऊ में आज डीएनटी समाज से मिलेंगे सीएम योगी। घुमंतु विकास बोर्ड पर जताएंगे आभार। मंत्री असीम अरुण भी कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। भारी बारिश को लेकर सीएम धामी ने दिए निर्देश। प्रदेश भर में सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा। आपदा प्रबंधन सचिव से सीएम ने ली हालात की जानकारी। आज जेन जे और जेन अल्फा से संवाद करेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। 100 से ज्यादा शहरों से आएंगे करीब 2000 छात्र। आरएसएस ने प्रेस रिलीज जारी कर दी जानकारी। यूपी में अगले 2 से 3 दिन तक मानसून रहेगा सक्रिय। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने दी सतर्क रहने की सलाह। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदीशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ और देहरादून से बड़ी खबर, जहां भारी बारिश पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाई अलर्ट के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद ये बड़ा फैसला, जहां मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए एजेंसियां सतर्क रहेंगी। सीएम ने आपदा प्रबंधन सचिव से ली हालात की जानकारी। सभी राहत एजेंसियों को पूरी तैयारी के निर्देश दिए गए हैं। संभावित आपदा से निपटने के लिए भी सतर्कता बढ़ाई गई है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जहां राज्य में भारी बारिश को देखते हुए इस वक्त लगातार प्रशासन भी अलर्ट है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाई अलर्ट के निर्देश दिए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जहां उत्तराखंड में बारिश को लेकर मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए एजेंसियां अलर्ट है। सीएम धामी ने आपदा प्रबंधन सचिव से हालात की जानकारी ली है और साथ ही साथ सभी राहत एजेंसियों को पूरी तैयारी के निर्देश दिए हैं। ये बड़ी अहम जानकारी, जहां संभावित आपदा से निपटने के लिए सतर्कता बढ़ाई गई है और इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार व्यवस्थाओं का भी अपडेट लेते हुए नजर आ रहे हैं। जहां भारी बारिश को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम एजेंसियों को पूरी तैयारी करने के लिए लगातार अलर्ट रहने के निर्देश दे रहे हैं। कि हमारे युवा को क्या कह रहे, जैन जी है ना। अरे भाई, इतना क्या है, सब जैन जी उधर बैठे हैं, जैन जी ऊपर। लेकिन जब उनको सब जैन जी कहते हैं, मैं उनको कहता हूं इंजी, मदन जी इंजी, जैन जी की जगह इंजी। अब आप सोच रहे होंगे इंजी क्या होता है। ये इंडियन जनरेशन है जो भारत को। एक और बड़ी खबर, जहां राज्य में भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। जहां अलर्ट मोड पर आ गया है। मुख्यमंत्री ने सचिव आपदा प्रबंधन को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए और साथ ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सभी जिला प्रशासन को पूरी सतर्कता बरतने और किसी भी आपदा स्थिति में तत्काल राहत और बचाव कार्य के निर्देश दिए गए और साथ ही साथ प्रदेशवासियों और पर्यटकों से मौसम की स्थिति को देखते हुए सावधानी बरतने की अपील की है। लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने, नदी नालों और संवेदनशील क्षेत्रों से दूरी बनाए रखने और साथ ही साथ प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करने को कहा गया है। प्रशासन ने साफ किया है कि लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी आपदा की स्थिति से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी रखी गई है। तो बड़ी जानकारी, जहां प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और आगामी दिनों के लिए जारी मौसम विभाग को चेतावनी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने भी जो है आपको बताते चले कि सचिवों से भी बात की। आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास से दूरभाष पर बात की और साथ ही साथ सभी को अलर्ट रहने के भी निर्देश दिए। और देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है, जहां पर सभी विभागों को अलर्ट रहने के लिए निर्देश दिया गया है।
तो आपको बता दें सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है जिला आपातकालीन परिचालक केंद्र और 24 घंटे सक्रिय रहें और प्रत्येक घटना पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में जनहानि को रोकना सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए सभी अधिकारी पूरी तत्परता एवं संवेदनशीलता के साथ काम करें। तो देखिए बारिश लगातार होने की वजह से इस वक्त कई रास्ते जो हैं वहां जलभराव है, आवागमन में बाधित हो रही है, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी तैयारियों को पूरा करने के लिए निर्देश दिया है। साथ ही सचिव और सेवी बात के आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास ने बताया है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा देहरादून, चमोली और बागेश्वर जनपदों में ऑरेंज अलर्ट और राज्य के विशेष जनपदों में आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग द्वारा कुछ स्थानों पर तीव्र वर्षा, आकाशीय बिजली और तेज हवाओं की संभावना भी व्यक्त की गई है और ऐसे परिस्थितियों में सभी संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया और साथ ही साथ राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र द्वारा प्रदेश भर की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास ने प्रदेशवासियों एवं राज्य से आए पर्यटकों से अपील करते हुए कहा है कि मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनी को गंभीरता से ले, सावधान रहे, सचेत रहे, सतर्क रहें। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ट्वीट कर इस बात की जानकारी ली है। साथ ही साथ लगातार बारिश होने की वजह से इस वक्त कई दिक्कतें और परेशानियां इस वक्त होती हुई नजर आ रही है और अब देखिए प्रशासन ने साफ किया है कि लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी आपदा की स्थिति से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी रखी गई हैं। तो लगातार बारिश की वजह से कई दिक्कतें और परेशानी हो रही है। हालांकि मुख्यमंत्री भी लगातार सचिव आपदा से बात कर रहे हैं और साथ ही साथ सभी जरूरी सुविधाएं तैयार करने के लिए भी निर्देश दे रहे हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और प्रशासन को 24 घंटे हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया है। तो प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और आगामी दिनों के लिए जारी मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन से दूरभाष पर वार्ता की है और प्रदेश के विभिन्न जनपदों की स्थिति की विस्तृत जानकारी प्राप्त की और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने संभावित आपदा की किसी भी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्य की सभी आपदा प्रबंधन एवं राहत एजेंसियों को पूर्ण सतर्कता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं। तो ये जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। उत्तराखंड और हरियाणा अब सहकारिता के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने चंडीगढ़ में हरियाणा स्टेट को ऑपरेटिव एपेक्स बैंक के मुख्यालय का दौरा कर बैंक की कार्यप्रणाली, डिजिटल सेवाओं और किसानों, महिलाओं और युवाओं की आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं की जानकारी ली है। डॉक्टर रावत ने कहा है कि सहकारी बैंकिंग के क्षेत्र में हरियाणा के नवाचारों और पारदर्शी कार्यप्रणाली को उत्तराखंड भी अपनाएगा। उन्होंने बताया है कि दोनों राज्यों के बीच अनुभव और बेहतर कार्यप्रणालियों का आदान प्रदान किया जाएगा, जिससे सहकारिता आंदोलन को नई दिशा मिलेगी। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड के दीनदयाल उपाध्याय ब्याज मुक्त ऋण योजना की सफलता भी साझा की और कहा कि इस योजना से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। वहीं हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष भारत भूषण जुयाल ने उत्तराखंड के सहकारिता योजनाओं, 0% ब्याज ऋण योजना और डिजिटल पहल की सराहना करते हुए दोनों राज्यों के सहयोग को किसानों के हित में महत्वपूर्ण बताया है। तो सहकारिता के साथ आए उत्तराखंड, हरियाणा, जहां सहकारी बैंकिंग में साझा होगा अनुभव। तस्वीर आपके साथ साझा कर रहे हैं जहां किसानों के हित में दोनों राज्यों की ये बड़ी पहल देखी जा रही है और साथ ही साथ किसानों के हित में महत्वपूर्ण ये बताया जा रहा है। और वहीं राज्य में एसआईआर यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने राजनीतिक दलों प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है और बैठक में एसआईआर प्रक्रिया और नोटिस फेज को लेकर दलों से फीडबैक लिया गया है। और इस बीच अधिकारी ने बताया है कि 24 लाख नोटिसों में से करीब 19 लाख नोटिस यानी कि 77% नोटिस BLO के माध्यम से मतदाताओं तक पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि नागरिकों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसका पूरा
ध्यान रखा जा रहा है। और अब तक फॉर्म 6 के 93,000 से अधिक, फॉर्म 7 के 1,39,000 और फॉर्म 8 के 40,000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं। सामान्य विसंगति वाले नोटिसों का बीएलओ स्तर पर दस्तावेजों के सत्यापन के बाद निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं और वहीं जिन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो पाई है उन पर विशेष ध्यान देते हुए ईआरओ और एईआरओ स्तर पर सुनवाई की जाएगी। तो मतदाताओं की सुविधाओं को लेकर के फोकस किया जा रहा है और साथ ही साथ ये तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि 19 लाख मतदाताओं तक नोटिस पहुंचे हैं। बीएलओ स्तर पर अब विसंगतियों की जांच होगी और साथ ही साथ मतदाताओं की सुविधाओं पर फोकस किया जाएगा। एसआईआर पर राजनीतिक दलों से फीडबैक लिया जाएगा। 19 लाख मतदाताओं तक नोटिस पहुंचे हुए हैं। बीएलओ स्तर पर अब विसंगतियों की जांच होगी और साथ ही साथ मतदाताओं की सुविधाओं पर फोकस किया जाएगा। और राज्य के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने 22 सहायता परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। देहरादून में हुई बैठक में उन्होंने पूरी हो चुकी, चल रही और प्रस्तावित परियोजनाओं की जानकारी देते हुए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने प्रदेश में आधारभूत ढांचे के विकास पर विशेष फोकस करने को कहा है। उन्होंने धीमी गति से चल रही परियोजनाओं की लगातार निगरानी कर उसे समय पर पूरा करने के निर्देश दिए और साथ ही पूर्ण कार्य योजनाओं परियोजनाओं की क्लोजर रिपोर्ट संबंधित विभागों और भारत सरकार को भेजने को कहा है। ऊर्जा विभाग को मसूरी और नैनीताल में अंडरग्राउंड विद्युत लाइन परियोजनाओं का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही उत्तराखंड इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट में तेजी लाने के लिए डेडिकेटेड PMU बनाने की बात कही गई है। मुख्य सचिव ने तकनीकी शिक्षा, रिवर रिजुविनेशन, पशुपालन, डेयरी, फिशरीज और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में भी तेजी से काम करने पर जोर दिया है। तो मुख्य सचिव ने काम कर में तेजी लाने के निर्देश दिए और साथ ही साथ मसूरी नैनीताल को भी अब अंडरग्राउंड बिजली मिलेगी, जहां तकनीकी शिक्षा को मजबूत करने का ये बड़ा प्लान तैयार किया जा रहा है। EAP प्रोजेक्ट्स को रफ्तार देने की तैयारी की जा रही है। मुख्य सचिव ने कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मसूरी नैनीताल को अंडरग्राउंड अब बिजली मिलेगी। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां तकनीकी शिक्षा को मजबूत करने का प्लान बनाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि मुख्य सचिव ने काम में तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। टिहरी में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी चुनीकरण समिति की बैठक आयोजित की गई। अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य आंदोलनकारी चुनीकरण से जुड़े 11 मामलों पर चर्चा की गई और बैठक में बताया गया है कि शासन ने चिन्हीकरण की समय सीमा बढ़ाकर 24 सितंबर 2026 कर दी है। समिति के समक्ष चंबा, कीर्तिनगर, टिहरी, धनौल्टी और भिलगंडा क्षेत्र से जुड़े कुल 11 प्रकरण रखे गए। हालांकि अधिकांश मामलों में आवश्यक साक्ष्य और अभिलेख पर्याप्त नहीं मिलने के कारण समिति ने सभी मामलों को अगली बैठक में जिलाधिकारी की मौजूदगी में दोबारा प्रस्तुत करने का फैसला लिया। बैठक में समिति के सदस्यों ने शासनादेशों के अनुरूप लंबित मामलों का जल्द निस्तारण करने की भी मांग उठाई है। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे, बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक की गई और साथ ही साथ लंबित मामलों को जल्द से जल्द निस्तारण करने की मांग उठाई गई है। राज्य आंदोलनकारी समिति की बैठक हुई है। बैठक में 11 मामलों पर विचार किया गया है, चर्चा की गई है और इसके साथ ही साथ 24 सितंबर तक बड़ी समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। हालांकि अधिकांश मामलों में आवश्यक साक्ष्य और अभिलेख पर्याप्त नहीं मिलने के कारण समिति ने सभी मामलों को अगली बैठक में जिलाधिकारी की मौजूदगी में दोबारा प्रस्तुत करने का बड़ा फैसला लिया है। वहीं बैठक में समिति के सदस्यों ने शासनादेशों के अनुरूप लंबित मामलों का जल्द निस्तारण करने की मांग उठाई है।
और चमोली में एसआईआर अभियान के तहत जिलाधिकारी गौरव कुमार ने बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के कोंड स्थित बूथों का निरीक्षण कर निर्वाचक नामावली से जुड़े दावे और आपत्तियों के निस्तारण कार्यों का जायजा लिया है। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को हर मामले का निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी छात्र के मतदाताओं की 100% मैपिंग तय समय सीमा के अंदर पूरी की जाए और साथ ही उन्होंने सुनवाई केंद्र पर पेयजल, बैठने की व्यवस्था और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए और साथ ही मतदाताओं से अपील की है कि जिनके नाम अभी तक मैप नहीं हो पाई है वे तय समय सीमा के अंदर जरूरी दस्तावेजों के साथ सुनवाई केंद्र पहुंचकर अपना दावा या आपत्ति दर्ज कराएं। वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा है, इसका निरीक्षण किया गया है। यहाँ पर 2 बूथ हैं और दोनों बूथों पर कुछ वोटर्स ऐसे हैं जो 2003 की लिस्ट में मैप नहीं हो पाए थे। कुछ वोटर्स ऐसे हैं जिनके नाम में विसंगति इत्यादि हैं। तो आज काफ़ी लोग यहाँ पर आए हैं, हमारे BLOs, हमारे सुपरवाइज़र और हमारे ARO यहाँ पर उपस्थित हैं और लोगों की सहायता करके उनके नाम इसमें होने जा रहे हैं तथा जो भी कागज उनकी रिक्वायरमेंट है उसको दे। और वही टिहरी में एसआईआर अभियान के तहत निर्वाचक नामावली से जुड़े दावों और आपत्तियों के निस्तारण का काम तेजी से जारी है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार निर्वाचक नामावली के प्रकाशन के बाद नोटिसों की सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है। विकासखंड चंबा की ग्राम पंचायत ढरसाल में विशेष अभियान के तहत सुनवाई और निस्तारण किया जा रहा है। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रशांत कुमार चौधरी ने बताया है कि मतदान केंद्र संख्या 53 पर पिछले 3 दिनों से 385 नोटिसों की सुनवाई की गई, जिनमें से 363 मामलों का निस्तारण कर दिया गया है, जबकि 22 मामलों में आवश्यक दस्तावेज मांगे गए हैं। जनपद के 994 मतदान केंद्रों पर यह अभियान जारी है और 1,17,501 मतदाताओं को नोटिस जारी किया गया है। तो 385 नोटिसों की सुनवाई हुई है। पारदर्शी प्रक्रिया पर प्रशासन का लगातार इस वक्त जोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। टिहरी में एसआईआर अभियान इस वक्त तेज हो गई है। दाव आपत्तियों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। 385 नोटिसों की सुनवाई हुई है। पारदर्शी प्रक्रिया पर प्रशासन का इस वक्त जोर है। टिहरी में एसआईआर अभियान तेज हो चुका है और साथ ही साथ दाव आपत्तियों के निस्तारण में तेजी लाई जा रही है। उत्तराखंड विश्व संस्कृत दिवस से पहले संस्कृत को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में नई पहल कर रहा है। संस्कृत शिक्षा सचिव दीपक कुमार ने नई दिल्ली में इंडोनेशिया के कार्यवाहक राजदूत यूदो सांसोगो से मुलाकात कर संयुक्त और भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रसार को लेकर सहयोग पर चर्चा की है। उन्होंने उत्तराखंड में संस्कृत को दूसरी राज्य भाषा का दर्जा देने, हर जिले में संस्कृत ग्राम स्थापित करने और संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि प्रदेश में संस्कृत आयोग की गठन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। बैठक में उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय और इंडोनेशिया के शैक्षणिक संस्थानों के बीच शैक्षणिक और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। सरकार का मानना है कि इससे संस्कृत और भारतीय संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध को और मजबूत होंगे। हरिद्वार में श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी अपने शिष्य महंत यति राम स्वरूपानंद गिरी की तलाश में पूरे दिन रुड़की में घूमते रहे। देर शाम महंत आपको बता दें कि मंगलौर थाना क्षेत्र की लखनौता चौकी में मिले, जिसके बाद महामंडलेश्वर उन्हें अपने साथ लेकर रवाना हो गए। महंत राम स्वरूपानंद गिरी जी ने बताया, आरोप लगाया है कि दहिया के स्थित शिव मंदिर में सेवा के दौरान उनके साथ अभद्रता, मारपीट और मंदिर छोड़ने का दबाव बनाया गया। उनका कहना है कि शिकायत के बावजूद अब तक कार्रवाई नहीं हुई। वहीं महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने कहा कि यदि उनके शिष्य को न्याय नहीं मिला और उन्हें दोबारा मंदिर स्थापित नहीं किया गया तो संत समाज देशव्यापी आंदोलन करेगा। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। दुनिया बाबाओं की तरफ ऐसे ही उंगली उठा देती है कि बाबा कुछ करते नहीं।
स्वामी जी जब से मंदिर पे गए हैं रोज शाम को हवन कर रहे हैं, हिंदुओं के मंदिर पे हर तरह से मदद कर रहे हैं। इनके जाने से पहले वो मंदिर शराबियों का ठिकाना था, पंडित जी से पूछो, पंडित जी था ऐसे नहीं था। इनके बाद जाने से पहले वो मंदिर शराबियों का ठिकाना था। स्वामी जी ने शराबियों से उस मंदिर को मुक्त करवाया, अपने धर्म की लड़ाई लड़ी। इनके गांव के लोगों ने इन्हें केवल इस सारों ने नहीं, वहां के गुंडों ने और केवल इनका अपमान नहीं किया, वहां धूना तोड़ दिया साधुओं का, वहां जितने चित्र थे गुरु मूर्तियों के सब फाड़ के। और हेमकुंड साहिब यात्रा के लौट रहे युवक के साथ चमोली में सड़क हादसा हो गया। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर आनंदप्रयाग के बगड़ चौराहे के पास उसकी बाइक अचानक फिसल गई, जिससे यह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे में युवक के सिर पर गंभीर चोट आई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों की मदद से घायल को तुरंत जिला चिकित्सालय गोपेश्वर पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। नंदप्रयाग में युवक की अचानक बाइक फिसल गई, जिससे बड़ा हादसा हो गया। सड़क हादसे में युवक घायल हो गया है, जहां युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसका इलाज चल रहा है। हेमकुंड से लौटते वक्त युवक के साथ ये बड़ा हादसा हो गया। उसकी बाइक फिसल कर गिर गई, जिस वजह से उसे गंभीर रूप से चोट लग गई है। हरिद्वार में कांवड़ मेले के दौरान एसडीआरएफ ने अपनी सतर्कता और त्वरित कार्रवाई के 3 कांवड़ यात्रियों की जान बचाई है। जहां पर आपको बता दें कि कांगड़ा घाट पर स्नान के दौरान अलग अलग समय पर 3 श्रद्धालु गंगा के तेज बहाव में बहने लगे। घाट पर तैनात एसडीआरएफ टीम ने बिना देर किए नदी में छलांग लगाकर रेस्क्यू अभियान चलाया और तीनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण के बाद सभी श्रद्धालुओं की हालत सामान्य पाई गई है। एसडीआरएफ की इस सराहनीय कार्रवाई की श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने जमकर प्रशंसा की। वही प्रशासन ने कांवड़ यात्रियों से गंगा के तेज बहाव वाले क्षेत्रों से दूर रहने और केवल सुरक्षित घाटों पर ही स्नान करने की अपील की है। कपकोट की महिलाओं को सोशल मीडिया पर कथित रूप से बदनाम करने और भ्रामक जानकारी फैलाने के मामले में फरार चल रहे आरोपों को बागेश्वर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपना मोबाइल बंद कर जगह बदल रहा था और ऐसे में ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने पिंगली क्षेत्र से उसे पकड़ लिया है। ये बड़ी सफलता, जहां अब आरोपी से पूछताछ की जा रही है और मामले की जांच जारी है। बागेश्वर पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मेहरा ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी साझा की है। तो भ्रामक जानकारी फैलाने के मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। मोबाइल बंद किए छिप रहा था आरोपी, जिसके बाद अब पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। और राज्य में अगस्त का महीना आते ही हिमालय के ऊंचे बुग्यालों में राज्य का राजकीय पुष्प ब्रह्मकमल खिलने लगा है। गंगोत्री, हर्षिल, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी और इसके साथ ही साथ तुंगनाथ जैसे क्षेत्रों में ब्रह्मकमल की सुंदर छटा देखने को मिल रही है। ऐसा दुर्लभ फूल के दर्शन के लिए श्रद्धालु, पर्यटक और पर्यटकी प्रकृति प्रेमी बड़ी ही संख्या में पहुंचे और धार्मिक मान्यता है कि ब्रह्मकमल भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव से जुड़ा पवित्र पुष्प है, इसलिए इसे मंदिरों में विशेष पूजा के दौरान चढ़ाया जाता है। स्थानीय मेलों और धार्मिक परंपराओं में भी इसका खास महत्व है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।